माँ भवानी ऊंचा स्वर कभी यार वो दवा नहीं, भारत माँ का जयकारा मुगलों से भी डरा नहीं। सभी को नमस्कार महादेव, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि योगी बैच के माध्यम से हमारी संस्कृत स्पेस की टीम यूपी टीजीटी के लिए निःशुल्क बैच लेकर के आई है, निःशुल्क पूरी कक्षाएं लेकर के आई है, अभ्यास प्रश्न इत्यादि सभी जिसमें पढ़ाए जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आपको पता है पाठ्यक्रम आपके व्हाट्सएप समूह पे भेज दिया गया है और पाठ्यक्रम जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके पास होगा भी। तो आज का हमारा जो क्लास का शीर्षक रहने वाला है वो आपके जो पाठ्यक्रम का जो पहला भाग है साहित्य भाग, उसमें से लगा है आधुनिक उपन्यास, जिसको कहेंगे आधुनिक गद्य काव्य का विषय है शिवराज विजयम। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो किस पे होने वाली है? शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम में पूरी शिवराज विजयम नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है, आपको तीनों विराम नहीं पढ़ने हैं, आपको 12 निश्वास नहीं पढ़ने हैं, उसमें से सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? प्रथम निश्वास पढ़ना है। शिवराज विजयम की जो विषय वस्तु आपके लिए लगी है वो आपका क्या लगा है? प्रथम निश्वास लगा है। आप यूपी टीजीटी के पिछले पेपरों पर नजर डालेंगे और शिवराज विजयम के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 60% ग्रंथकार को लेकर के और ग्रंथ को लेकर के और कथानक इत्यादि को लेकर के पूछे गए हैं। अंदर से किसी पद का अर्थ पूछ लिया, कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ली, या किसी गद्यांश दे करके अलंकार पूछ लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत कम देखने को मिले हैं। तब भी हमारा जो प्रथम निश्वास सिलेबस में लगा है इसको हम पूर्णतः पद, पदार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, संधि, प्रत्यय, अर्थ, पूरा शब्दार्थ सब लोग हम आराम से एक एक क्लास में आगे आने वाली में देखेंगे। लेकिन आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, जिसको हम एक प्रारंभिक क्लास कहेंगे शिवराज विजय की, तो आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, लेखक परिचय और ग्रंथ परिचय। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उस पुस्तक का प्रणयन किसने किया है, लेखन किसने किया है, उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग उस ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, तो सभी लोग ध्यान से श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास होगी हमारी लेखक परिचय को लेकर के और ग्रंथ परिचय को लेकर के। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें शिवराज विजयम का, संपूर्ण शिवराज विजय का 12 निश्वासों का 3 विराम का पूरा कथानक बताया जाएगा। उससे जो तीसरी क्लास हमारी आएगी वहां से हम प्रथम निश्वास को पंक्ति सह पढ़ना आरंभ करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं होंगी क्योंकि हम लोगों को पूरा गद्यांश, पद, पदार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, संधि, समास, प्रत्यय, अर्थ, ये सब को लेकर के चलना है, जैसे कि टीजीटी का ध्येय रहा है प्रश्नों को पूछने का, उस चीज को लेकर के। और बीच बीच में हम लोग शिवराज विजय के जो गत वर्षों में प्रश्न आए उनका भी अभ्यास करेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो प्रश्न संभावित हैं उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज की इस क्लास पे। तो देखिए, योगी बैच यूपी टीजीटी आज की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, शिवराज विजयम, लेखक परिचय, ग्रंथ परिचय, आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है योगी बैच है, यूपी टीजीटी हेतु चला जा रहा है। हम लोगों के पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? प्रथम निश्वास। हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? प्रथम निश्वास। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो, कभी कभी देखो सिलेबस पढ़ने से ना बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। सिलेबस पढ़ने जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिवराज विजयम का विभाजन किस में हुआ है, शिवराज विजयम का विभाजन किस में हुआ है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, निश्वास में हुआ है, अनुच्छेद में हुआ है, अध्याय में हुआ है, उल्लास में हुआ है, परिच्छेद में हुआ है। तो ध्यान रखना, आप जब पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा है शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास। तो जिसने पाठ्यक्रम को पढ़ा है उसने देख लिया है कि प्रथम निश्वास है, इसका मतलब अन्य निश्वास, द्वितीय निश्वास, तृतीय निश्वास भी होंगे। तो शिवराज विजयम का पाठ्यक्रम को पढ़ने से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा कि शिवराज विजयम का जो विभाजन हुआ है वो किसमें हुआ है? निश्वास में हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये देख लीजिए। तो वो आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम किसको लेकर के चलेंगे? सबसे पहले जो हम लेकर के चलेंगे वो लेके चलेंगे लेखक परिचय, लेखक एक परिचय। ठीक है, सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लेखक के परिचय को लेकर के। ठीक है, तो देखो, कभी कभी आप लोग ये मत देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो जैसे आ रही है तो आप लोग 6 बजे का टाइमिंग है हमारी क्लास का आने का, तो आज की क्लास है वो भी 6 बजे ही आएगी।
ठीक है, तो आप लोग जैसे बोर्ड पे कभी दिखता नहीं है, कभी कैसे दिखता है, तो उसको हाई क्वालिटी में करके देखिए। और क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है, वीडियो जो अपलोड होती है, आप 10-10 GB की वीडियो होती हैं, तो अपलोड होने में और थोड़ा नेटवर्क की वजह से थोड़ा समय लगता है, तो उसको HD से HD 2K और 4K तक अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत। ठीक है, हाँ, क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो किस पे होने वाली है? लेखक एक परिचय। आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही नोट्स बनाते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी पेपर की डेट नहीं है। जैसे ही पेपर की डेट आएगी तो सिलेबस छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत पढ़ना है, व्याख्या के साथ पूरे तन्मयता के साथ हमको पढ़ना बहुत है, इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप अपने नोट्स का रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो लेखक का हम परिचय पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि लेखक जो है इनके शिवराज विजय के जो लेखक हैं, मैंने यहाँ पर लेखक इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सब हम उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो शिवराज विजय के जो लेखक हैं वो कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। कौन है भैया? पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। क्लियर है? व्यास इनकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवराज विजयम किसकी रचना है? तो शिवराज विजयम किसकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, चलिए अब इनके जन्म स्थान को जान लेते हैं कि जन्म स्थान, अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, तब भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये जरूर पूछा गया है कि शिवराज विजय में कहाँ, किस क्षेत्र की घटना का वर्णन है। ठीक है ना, किस भौगोलिक खंड की घटना का वर्णन है, ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में, लेकिन तब भी हम लोग जन्म स्थान देख लेते हैं। तो जन्म स्थान हम लेके चलते हैं राजस्थान। जन्म स्थान राजस्थान, तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का जो जिले की बात करेंगे तो राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर, आप लोग जानते हो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर में ही एक ग्राम है रावत जी का धूला। जयपुर में ही एक नाम क्या है? रावत जी का धूला। धूला ग्राम है जिसको बोला जाता है रावत जी का धूला। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है, जयपुर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, और रावत जी का जो धूला ग्राम था वहां पर हुआ था। तो ये व्यास जी के ग्राम का नाम है रावत जी का धूला। ठीक है, अब जन्म समय कभी कोई पूछ लेता है कि जन्म स्थान तो आप बता दिए, जन्म समय में और बता दीजिए। जन्म समय तो आपको ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी। देखो डेट सबको पता है, ठीक है, 1858 डेट सबको पता है, 1858। ठीक है, 1858 1858। ठीक है, डेट सभी को पता है, लेकिन पूछ लेगा तिथि क्या थी? अंबिका दत्त व्यास के जन्म की तिथि क्या थी? तो चैत्र मास था, जो हमारा हिंदू नववर्ष के अनुसार प्रथम मास होता है, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था और अष्टमी तिथि थी। ठीक है ना, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत की बात करें तो 1915 विक्रम संवत था, लेकिन ईस्वी सन की बात करेंगे तो 1858 ईस्वी सन था। ठीक है ना, तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 1858। अगला चलते हैं, इनका गोत्र क्या था? पाराशर गोत्र था। गौड़ भीड़ा वतंस थे, इनके जो पिताजी थे गोविंद राम जी, प्रपितामह जो थे गोविंद राम जी, वो गौड़ भीड़ा वतंस थे और ये पाराशर गोत्रीय थे। ठीक है ना, इनको हम क्या कहेंगे? इनका गोत्र क्या था? पाराशर। ये भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, तब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका गोत्र क्या है? पाराशर गोत्र है। और किस शाखा के ब्राह्मण थे? किस शाखा के ब्राह्मण थे? ये यजुर्वेद शाखा के ब्राह्मण थे, यजुर्वेदी शाखा के ब्राह्मण थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी शाखा कौन सी थी? यजुर्वेदी शाखा थी। क्लियर हो गया? नोट्स बनाते रहिएगा। अब आते हैं पितामह। ठीक है, पितामह का मतलब है दादा। इनके बाबा जो थे वो क्या थे? तो इनको एक बार देख लेते हैं कि एक थे राजस्थान के राजा थे मानसिंह। राजस्थान के राजा कौन थे? मानसिंह। ध्यान देके सुनिएगा। उनके ही द्वितीय पुत्र जो थे उनका नाम था दुर्जन सिंह। ठीक है, उनके द्वितीय पुत्र का क्या नाम था? दुर्जन सिंह। उसी दुर्जन सिंह जी के वंश में आगे एक राजा होते हैं दलेल सिंह। क्या नाम था उनका? दलेल, दलाल नहीं, दलेल सिंह। और उन्हीं दलेल सिंह की राजसभा में पंडित हुआ करते थे, राजसभा में कवि हुआ करते थे एक गोविंद राम जी। क्या नाम था उनका? गोविंद राम। कोई गोविंद राम मिलता है, कहीं कहीं पर गोविंद राज मिलता है। ठीक है ना, गोविंद राम। समझ में आया? मानसिंह के द्वितीय पुत्र दुर्जन सिंह, और दुर्जन सिंह की ही आगे वंश में पैदा होते हैं दलेल सिंह, और दलेल सिंह की राजसभा में पंडित थे गोविंद राम सिंह, जो कि अंबिका दत्त व्यास जी के प्रपितामह थे। प्रपितामह, ठीक है, प्रपितामह थे।
ठीक है। इनके ही जो प्रपौत्र थे उनका नाम था पंडित राजा राम, जो इनके बाबा थे। ठीक है, क्या नाम था? पंडित राजा राम। इन गोविंद राम जी के ही प्रपौत्र थे पंडित राजा राम, और पंडित राजा राम के जो प्रपौत्र थे वो थे आपके अंबिका दत्त व्यास। क्लियर हो गया? तो पंडित गोविंद राम, इनके प्रपौत्र कौन हो गए? आपके राजा राम जी। ठीक है, राजा राम, इनके ये प्रपौत्र है, ध्यान रखिएगा। कौन है ये? प्रपौत्र। क्लियर हो गया? गोविंद राम जी के प्रपौत्र हुए आपके राजा राम, और राजा राम जी की दो संतानें हुई, एक था दुर्गा दत्त और एक था देवी दत्त। ध्यान रखिए, क्या थे? दुर्गा दत्त और देवी दत्त, जिसमें से दुर्गा दत्त के जो पुत्र थे वो थे अंबिका दत्त व्यास। क्लियर हो गया? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंबिका दत्त व्यास के पिताजी कौन थे? तो दुर्गा दत्त थे, और दुर्गा दत्त के जो भाई थे वो देवी दत्त थे। क्लियर हो गया? अब अंबिका दत्त के जो पुत्र थे, अंबिका दत्त व्यास के एक पुत्र था, एक पुत्री थी, एक पत्नी थी। तो अंबिका दत्त व्यास के जो पुत्र थे उनका नाम था राधा कुमार। उनका नाम क्या था? राधा कुमार। ध्यान रखना, गोविंद राम, उनके प्रपौत्र राजा राम, उनके पुत्र दुर्गा दत्त और देवी दत्त, और दुर्गा दत्त के पुत्र आपके कौन हो गए? अंबिका दत्त व्यास, और अंबिका दत्त व्यास के पुत्र कौन हो गए? राधा कुमार। क्लियर हो गया? व्यास इनकी उपाधि थी, अंबिका दत्त व्यास को मिली थी, उसके बाद पुत्र के भी लगने लग गई, राधा कुमार व्यास। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, गोविंद राम, राजा राम, दुर्गा दत्त, देवी दत्त, दुर्गा दत्त, अंबिका दत्त, राधा कुमार। क्लियर हो गया? कहानी खत्म हो गई। बाकी इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ था। इसके बाद लेकिन जो अध्ययन अध्यापन जो हुआ था, ज्यादातर अध्यापन इनका बिहार क्षेत्र में हुआ था, लेकिन अध्ययन करने के लिए कहां पर आए? शिक्षा ग्रहण इन्होंने जो की है वो कहां की है? काशी में की है। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था पीयूष प्रभा। क्या नाम था? पीयूष प्रभा। ठीक है, इसका इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीयूष प्रवाह नाम की पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से, अधोलिखित में से किसने किया था? तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पीयूष प्रभा मतलब अंबिका दत्त व्यास। या ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से, अधोलिखित पत्रिकाओं में से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किसका संपादन किया था? तो किसका संपादन किया था? तो किया था पीयूष प्रभा। क्लियर हो गया? चलिए, इनकी मृत्यु की बात करें तो ये बहुत ही दुखद बात है कि जो भी हमारे भारतवर्ष में कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भी हमारे यहाँ प्रतिभाशाली थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वो जल्दी ही उनका गोलोक वासी हो गए, जल्दी ही वो लोग स्वर्गवासी हो गए। तो इनका कम समय ही, अल्प आयु में ही ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ठीक है ना? तो इनका 1900 ईस्वी में निधन हो गया था। 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया था पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का। तो एक चीज देखना, शिवाजी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है शिवराज विजय। महाराष्ट्र के जो केसरी थे, महाराष्ट्र के जो सिंह थे, वीर शिवाजी, ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो उपन्यास लिखा गया वो है शिवराज विजयम। नाम क्या है? शिवराज विजयम। शिव मतलब शिवाजी को लेना है, शिव मतलब शिवाजी। ये पूछा जा सकता है कि शिवराज विजय में किसकी घटना वर्णित है? तो महाराष्ट्र की घटना वर्णित है जिसके नायक शिवाजी हैं। ठीक है, तो शिवाजी जो थे उससे पता चल रहा है शिवराज विजय से, शिव राज मतलब राज्य, उनका शासन, और विजय, शिवाजी अपने क्षेत्र, अपने शासन, अपने राज्य पर जो विजय प्राप्त करते हैं, उसी पूरी घटना का, उसी 15 वर्ष की घटना का वर्णन किसमें किया गया है? शिवराज विजयम में किया गया है। ठीक है, तो उनकी ही बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो भी ज्यादा नहीं जिए और ये भी ज्यादा नहीं जिए। वो ये 42 वर्ष जिए, वो 50 वर्ष जिए। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा रहे हैं, 40-50 तक ही जिए हैं। ये अंबिका दत्त व्यास जी 42 वर्ष जिए हैं, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ है? 1858 में। 58 2 60 और 40 1900। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो 1900 में इनकी मृत्यु हो गई, 1900 में इनका देहांत हो गया। तो कुल कितने वर्ष जिए? 42 वर्ष व्यास जी का काल रहा, जीवन काल। उनका जीवन जो पूरी चक्र रहा वो कितने वर्ष का रहा? 42 वर्ष का रहा। 42 वर्ष के इतने कम समय में इन्होंने बहुत सी, लोग लिखित तौर पे कहते हैं कि 78 पुस्तकों की रचना हुई, लेकिन अन्य पुस्तकें भी इनकी प्राप्त होती हैं जो कि प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी भी अल्पकाल तक अपना परचम लहरा के गए और अंबिका दत्त व्यास जी अपना लोहा मनवा के गए। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं इनका जन्म समय कब हुआ, तो जन्म समय इनका था 1858 चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी। उसी के बाद इनकी मृत्यु कब हुई?
तो मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार का वो दिन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे मार्गशीर्ष वो शुक्ल पक्ष में जन्मे थे, कृष्ण पक्ष में इनका देहांत हुआ है, त्रयोदशी तिथि होती थी और सोमवार को 42 वर्ष की अल्प आयु में व्यास जी का देहांत हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1900 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था और 1901 ईस्वी में अंबिकादत्त व्यास की जो रचना थी शिवराज विजयम, इसका प्रकाशन हुआ था। दोनों चीज कनेक्ट करेंगे। 1900 में इनका देहांत और इनके मरने के 1 साल बाद, इनके खत्म होने के 1 साल बाद, इनके देहावसान के 1 साल बाद 1901 में शिवराज विजयम का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें थी इनसे संबंधित, तो आगे और भी चीजें हैं, इनके जीवन काल को हम ध्यान देखेंगे एक बार संक्षेप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान रावत जी का धूला कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर कहां पर है? राजस्थान में है। इनके प्रपितामह की बात करते हैं तो गोविंद राम जी, उनके प्रपौत्र राजा राम जी, उनके 2 पुत्र दुर्गा दत्त, देवी दत्त, दुर्गा दत्त के अंबिका दत्त और अंबिका दत्त के राधा कुमार व्यास, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनकी जो शाखा थी यजुर्वेदी शाखा थी। गोत्र की बात करते हैं तो भीड़ा वंशावतंस इनके पाराशर गोत्री हैं, गौड़ ब्राह्मण थे। उसके बाद इनकी शिक्षा ग्रहण काशी में हुआ है और जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था पीयूष प्रवाह। क्लियर हो गया। मृत्यु इनकी 1900 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार को हो गई थी। 42 वर्ष की अल्पायु इनका रहा था। तो ये इनका पूरा संक्षेप में हमने देखा। उसके बाद और कुछ चीज देख लेते हैं। अब देखिए इनके कुछ मुख्य जो घटनाएं इनके जीवन काल की, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की अल्पायु जो थी, इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, ठीक है, पूरे फैक्ट आपको बलदेव उपाध्याय की है, कोई अप्रमाणित पुस्तक से फैक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 16 वर्ष की आयु में, कई अन्य जगह आप कोई बुक देखोगे तो वहां पर इसकी आयु कुछ कम दी गई है। पिताजी की भी जब खत्म हुई तो उस आयु में कम दिया गया है। लेकिन एक शोधपूर्ण जो काम है, IAS बनना आसान है लेकिन बलदेव उपाध्याय बनना आसान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 16 वर्ष की आयु में इनकी माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया था। इनकी एक बहुत, इनकी माँ के ममता इनके ऊपर से चली गई थी 16 वर्ष की आयु में। और 13 वर्ष की आयु जो इनकी थी, इनका विवाह हो गया था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की आयु इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 22 वर्ष के हुए तब इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका बात। इनके जो भाई थे, अंबिकादत्त व्यास के जो भाई थे, वो इनसे काफी खिन्न रहते थे। दोनों में बनती बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अकारण ही वैमनस्य था, उसका कोई कारण नहीं था। और 22 वर्ष की आयु में सन 1880 में इनको साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था निम्नलिखित में से, अधोलिखित में से, TGT का ही प्रश्न था कि अधोलिखित में से अंबिकादत्त व्यास कौन नहीं थे। तो ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था साहित्याचार्य। तो इनको साहित्याचार्य भी कहा जाता है, घटिका शतक भी कहा जाता है, शतावधान भी कहा जाता है, लेकिन मीमांसक ऐसा ऑप्शन उसमें था जिसको गलत आंसर माना गया था कमीशन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। तो इनको 1880 में क्या कहा गया? साहित्याचार्य। साहित्याचार्य, साहित्य से आचार्य, साहित्याचार्य की पदवी प्राप्त हुई थी। तो ये पदवी प्राप्त हुई थी तो कभी कोई पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 22 वर्ष की आयु में सन 1880 में इनको साहित्याचार्य की पदवी प्राप्त हुई। ये ध्यान रखना। इन्होंने अपना जो अध्यापन कार्य किया है वो बिहार, क्योंकि इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, तो ये भी पटना के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापन करा रहे थे उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो बिहार प्रदेश का मधुबनी, छपरा, भागलपुर और पटना आदि नगरों में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया। अध्यापन के क्षेत्र में ज्यादातर ये बिहार में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। ठीक है, तो मधुबनी में इन्होंने, ये तो पूछता ही है कि धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से, गद्यकारों में से धर्म सभा की स्थापना की किसने की, ये तो पूछेगा ही। लेकिन धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई? अंबिकादत्त व्यास द्वारा धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन दे देगा, काशी में की गई, मधुबनी में की गई, पटना में की गई, छपरा में की गई। तो कहाँ की गई? तो मधुबनी में की गई। नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, कहाँ की गई है? मधुबनी में की गई है धर्म सभा की। और सुनीति संचारिणी सभा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुनीति संचारिणी सभा दिख रहा होगा आपको, सुनीति संचारिणी सभा, धर्म सभा और सुनीति संचारिणी सभा, इन दोनों की स्थापना अंबिकादत्त व्यास ने की थी। दूसरी बात, बिहार में किया था संस्कृत संजीवनी समाज, संस्कृत संजीवनी समाज, संस्कृत संजीवन समाज। ठीक है, संजीवनी समाज। तो समझ में आया धर्म सभा। ठीक है, दूसरी सुनीति संचारिणी सभा, उसके बाद संस्कृत संजीवनी समाज। क्लियर हो गया। 10 वर्ष की आयु में ही व्यास जी ने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। बहुत ही अल्प आयु में ही इन्होंने अपने काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, अब ध्यान रखना,
कि एक इनसे काफी प्रभावित हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनकी ही मंडली में ये थे 1858 से 1900। पंडित अंबिका दत्त का 1858 से 1900 का भारतीय मंडली के संस्कृत विद्वान थे। 1858 में पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे 1858, 1900 में इनकी मृत्यु हुई और इनकी 10 वर्ष की अल्पायु से लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये सबसे चर्चित चेहरा थे, संस्कृत के विद्वान थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मंडली थी। ठीक है, इनकी हिंदी रचना है बिहारी बिहार। सबसे हिंदी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है? बिहारी बिहार, जिसको कुंडलिया छंद में लिखा गया है। और बिहारी बिहार एक ऐसी रचना है जिसमें व्यास जी ने अपना संपूर्ण परिचय दिया है, संपूर्ण जीवन परिचय दिया है। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि अधोलिखित में से व्यास जी ने किस में अपना संपूर्ण जीवन परिचय दिया है, तो वो कौन सी रचना है? बिहारी बिहार सुप्रसिद्ध रचना है व्यास जी की हिंदी की। तो इसमें इन्होंने अपना संपूर्ण परिचय दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यास जी संस्कृत भाषा के जानकार थे, हिंदी भाषा के जानकार थे, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, बांग्ला भाषा के जानकार थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको अच्छे से आती थी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला। ठीक है, उसके बाद संगीतज्ञ भी थे, वाद्ययंत्र, कई वाद्य यंत्रों के वादक थे। ठीक है, तो व्यास जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही। ठीक है, उसके बाद हम व्यास जी के गुरु थे, व्यास जी ने जिनसे शिक्षा प्रारंभ की उनको देख लेते हैं। तो उन्होंने काव्य शास्त्र की जो शिक्षा ली वो पंडित ताराचंद तर्क रत्न थे, जिनसे इन्होंने क्या ली? काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद न्याय दर्शन कुंजलाल और कैलाश चंद्र भट्टाचार्य, कुंजलाल वाजपेयी और कैलाश चंद्र भट्टाचार्य से इन्होंने क्या किया? न्याय शास्त्र को पढ़ा। राम मिश्र शास्त्री से सांख्य दर्शन को पढ़ा और आयुर्वेद शास्त्र की जो शिक्षा ली थी, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन जो किया था वो किससे किया था? विश्वनाथ से किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य दर्पण वाले विश्वनाथ जी से ये बहुत अलग है। ठीक है, उनके काल और इनके काल में बहुत डिफरेंट है, तो एक मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, व्यास जी के गुरु हम लोगों ने देखे। उसके बाद व्यास जी की कुछ उपाधियां थी, यहां से प्रश्न बनता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। व्यास जी की कुछ उपाधियां हैं, यहां से प्रश्न बनता है, अवश्य ही प्रश्न बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं व्यास जी की उपाधियां। क्या देख रहे हैं? व्यास जी की उपाधियां कौन कौन सी थी? व्यास जी की उपाधियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको महाकवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाकवि, सुकवि। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। महाकवि, सुकवि इनको कहा जाता था। महाकवि भी इनको कहा जाता था, सुकवि भी इनको कहा जाता था। जो काशी की कविता वर्धिनी सभा थी, काशी कौन सी थी? कविता वर्धिनी सभा, उसमें इनको क्या कहा गया? सुकवि कहा गया। ठीक है, हरिश्चंद्र की ही सभा थी, काशी कविता वर्धिनी सभा, उसके द्वारा इनको क्या कहा गया? सुकवि कहा गया। अभिनव बाण भी इनको कहा जाता था। ठीक है, आधुनिक बाण, आधुनिक नहीं, आधुनिक बाण, आधुनिक हो गया है, आधुनिक बाण है। ठीक है, अर्वाचीन बाण भी इनको कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अभिनव बाण, आधुनिक बाण और अर्वाचीन बाण मतलब नवीन बाण। ठीक है, एक तो वो हुए थे गद्यकार, ठीक है, सुबंधुर बाण भट्टश्च कविराज इति त्रय, तो बाण एक तो वहां हुए थे, और एक आधुनिक बाण हो गए आपके अंबिका दत्त व्यास। तो अभिनव बाण कहिए, आधुनिक बाण कहिए, अर्वाचीन बाण कहिए, बात एक ही है, तात्पर्य एक ही है। भारत भूषण इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न इनको कहा गया काशी की महासभा द्वारा। काशी की जो विद्वत महासभा थी उसके द्वारा इनको कहा गया भारत रत्न, भारत का रत्न इनको बताया गया अंबिका दत्त व्यास जी को। ठीक है, एक सभा थी आपकी ब्रह्मामृत वर्षणी सभा। ब्रह्मामृत वर्षणी सभा ने 1938 संमत है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। घटिका शतकम इनको कहा। ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखना है, बस ब्रह्मामृत वर्षणी सभा, इतना ध्यान रखना है। ब्रह्मामृत वर्षणी सभा, इसके द्वारा इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई। घटिका शतक की उपाधि इनको दी गई, घटिका शतक की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? तो एक घड़ी में होती थी 24 मिनट, और 24 मिनट में एक घटिका, घटिका मतलब एक घड़ी, एक घड़ी ज्योतिष के अनुसार कितना होता है? 24 मिनट का होता है। एक घड़ी ज्योतिष के अनुसार कितना होता है? 24 मिनट का होता है, और 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना। इन 24 मिनट में देखिए कैसी, ऐसा किसी लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा, किसी लिटरेचर में ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा जैसी विलक्षण प्रतिभा का धनी। ठीक है, तो घटिका शतम का मतलब है एक घड़ी, अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने के कारण इनको घटिका शतम की उपाधि प्राप्त हुई।
शतावधान इनको कहते थे। शतावधान का मतलब क्या है? शतावधान का मतलब है किसी से 100 प्रश्न सुन करके उसी क्रम में 100 का क्रम से उत्तर देना। ठीक है, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति 100 प्रश्न करेगा वो उसी क्रम में उनका उत्तर देते थे, इनको शतावधान। 100 प्रश्न करते थे, 100 प्रश्न आते थे सामने से, एक ही क्रम में आते थे और उसी क्रम में उनका व्यास जी उत्तर दिया करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? शतावधान कहा गया। और विशुद्धानंद जी द्वारा इनको व्यास कहा गया था। ये महत्वपूर्ण बात है। तो व्यास, व्यास मतलब व से आरंभ हो रहा है, वी से आरंभ हो रहा है। तो किसने, किसकी सिफारिश पे इनको दिया गया था या किसने कहा था? व्यास, अंबिकादत्त व्यास को, अंबिकादत्त जी को, पंडित अंबिकादत्त जी को व्यास किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो किसने कहा था? विशुद्धानंद जी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशुद्धानंद जी द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। महाकवि, सुकवि, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, प्राचीन नवीन बाण और अर्वाचीन बाण, भारत रत्न कहिए, शतावधान कहिए, घटिका शतक कहिए, व्यास जी कहिए, भारत रत्न कहिए, जो भी हैं ये सब इनकी उपाधियां हैं। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। इससे अलग चीज जो भी होगी वो आपको ऑप्शन में से हटानी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, इनकी कृतियों की। ठीक है, दिख रहा है आपको? इनकी कृतियों की हम लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे कि इन्होंने संस्कृत में 27 और हिंदी में 64। ठीक है, ध्यान रखना, 78 से ज्यादा हो गए। प्रायः सभी जगह लिखा मिलता है कि इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है। इन्होंने संस्कृत में 27 लिखे और हिंदी में 64 ग्रंथ लिखे इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रंथ है इनके 27 संस्कृत के ग्रंथ है, जिसमें से हिंदी में आपको बिहारी बिहार ध्यान रखना है, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिहारी बिहार। ठीक है, तो देखिए, गणेश शतकम, गणेश शतकम, कथा कुसुमम, सांख्य सागर सुधा, संस्कृताभ्यास पुस्तकम, पातंजल प्रतिबिंबम, प्राकृत प्रवेशिका, सामवतम नाटक। इसको बहुत प्रसिद्ध नाटक था ये। सामवत नाटक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसका नाटक है? तो व्यास जी का नाटक है, अंबिकादत्त व्यास जी का नाटक है सामवत नाटकम। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राकृत गुण शब्दकोश, रेखा गणितम, अनुष्टुप लक्षणोद्धार। ठीक है, रत्न पुराणम, शिवराज विजयम जिसको हम जानते ही हैं, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, बाल व्याकरणम, समस्या पूर्ति सर्वस्वम, सहस्रनाम रामायणम, द्रव्य स्तोत्रम, गद्य काव्य मीमांसा, दुख द्रुम कुठार, कुंडली दर्पणम, आर्य भाषा सूत्रधार, इतिहास संक्षेप, रत्नाष्टकम, पुष्पोपहार, अवतार मीमांसकारिका और धर्म कलकलम और मित्रालाप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी कितनी रचनाएं हो गई? 27 रचनाएं हो गई। कितनी रचना हो गई इनकी? 27 रचनाएं हो गई। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं एक बार हट जाता हूं, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में 27 को लिखना है तो 27 रचनाओं को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत में 27 की रचना की थी, जिसमें से इसमें से सामवत नाटक जो है और शिवराज विजयम है, इससे प्रश्न देखे गए हैं परीक्षा में। बाकी कोई भी पूछा जा सकता है, गणेश शतकम पूछा जा सकता है, ठीक है, रत्नाष्टकम पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में जगह बना लेंगे ये। ठीक है, बिहारी बिहार हिंदी से ध्यान रखना है, जो कि कुंडलिया छंद में है, जिसमें व्यास जी ने अपना परिचय दिया है। अब शिवराज विजयम को देख लेते हैं, शिवराज विजयम के बारे में जान लेते हैं कि शिवराज विजयम के बारे में क्या चीज हो सकती है। अभी हम लोगों ने जाना ग्रंथकार का परिचय, लेखक का परिचय, अब हम जानेंगे ग्रंथ का परिचय। तो ग्रंथ आपको मित्रों पता ही है, सभी को पता है कि व्यास जी द्वारा शिवराज विजयम का प्रणयन किया गया। उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं क्रम से। देखिए, आधुनिक युग का प्रथम संस्कृत उपन्यास, विधा की बात होती है। देखो, गद्य काव्य हम लोगों ने 2 प्रकार से पढ़ा। ठीक है, गद्य पद्य जब पढ़ते हैं, हम काव्य को पढ़ते हैं, काव्य के 2 भेद जब पढ़ते हैं, गद्य और पद्य। उसमें से गद्य को जब हम पढ़ते हैं तो कथा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका। आख्यायिका जो होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है और कथा की जो कथा वस्तु होती है वो काल्पनिक होती है, ये आपको पता है। तो आख्यायिका का ही एक रूप आप लोग कह सकते हो उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास की भी जो कथा वस्तु, इति वस्तु है वो किसकी तरह है? ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में शिवाजी के संघर्ष को लेकर के, सशस्त्र संघर्षों को लेकर के, मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को लेकर के, अपनी देशभक्ति को लेकर के इसका पूरा कथा वस्तु है, इसलिए ऐतिहासिक कथा वस्तु है। और इसको हम लोग किसके अंदर कह सकते हैं?
आख्यायिका के अंदर कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, उपन्यास कहते हैं। परीक्षा में एक उपन्यास पूछा जाए कैसा उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य नोवेल जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेल, उपन्यास को कहते हैं नोवेल। तो ऐसा नहीं है पाश्चात्य के द्वारा ही आया, तो उपन्यास की विधा हमारे यहाँ प्राचीन से यहाँ पर हमारे पास है। उपन्यास जिसको हम लोग अर्थ उसमें पन संधि जब पढ़ते हैं 10 रूपक में, वहां पर भी उपन्यास शब्द आया है, ठीक है। तो कई बार आया है, ऐसा शब्द नहीं, बहुत बार उपन्यास शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐतिहासिक उपन्यास इसकी संज्ञा है, ध्यान से सुनिएगा। शिवराज विजयम की जो संज्ञा है वो क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। तो प्रथम आधुनिक संस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास जिसको कहेंगे, आधुनिक युग का, पहली पंक्ति से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आधुनिक युग का प्रथम संस्कृत उपन्यास शिवराज विजयम व्यास जी की मौलिक कृति है, इनकी अपनी कृति है शिवराज विजयम, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है ये, ऐतिहासिक उपन्यास, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ मैं आपको एक कहानी बता देता हूं इससे पहले कि व्यास जी जो से ये बंगला भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे, बंगला के। और उस समय जो हमारी राजधानी हुआ करती थी, व्यास जी के समय भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, बंगाल ही हुआ करती थी। 1911 में स्थानांतरित होकर के दिल्ली आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम, उससे पहले हमारी राजधानी कहाँ होती थी, बंगाल हुआ करती थी, ठीक है, कोलकाता हुआ करती थी, कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा। और तो बंगाल में ही हमारा समृद्ध था उस समय, बंगाल हमारा बहुत समृद्ध था, अच्छे अच्छे वहां पर शिल्पकार हुए, हस्तकार हुए और वास्तुकार हुए और कवि बहुत हुए, ठीक है। न्याय परंपरा भी हमारी सुदृढ़ जो हुई वो बंगाल से देखी जाती है ज्यादातर, ठीक है, मिथिला से देखी जाती है, बंगाल से देखी जाती है। तो उसी परंपरा में व्यास जी ने बंगला भाषा का अच्छे से अध्ययन किया और एक संस्कृत अनुवाद का प्रचलन था कि जो अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ थे अन्य भाषाओं में, उनका संस्कृत अनुवाद चलता था। ये मैं आपको अब बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए पहले यहां देखिए कि संस्कृत उपन्यास के नाम से प्रसिद्ध शिवराज विजय, संस्कृत आधुनिक संस्कृत उपन्यास के नाम से प्रसिद्ध जो शिवराज विजय है, इसका सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो संस्कृत चंद्रिका नाम की एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है। संस्कृत चंद्रिका नाम की पत्रिका थी। 1899 और 1900 में वर्ष में इस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रश्न कभी बन जाए, कोई व्यक्ति कभी प्रश्न बना दे, ठीक है, तो ध्यान देना कि संस्कृत चंद्रिका नाम की पत्रिका में सबसे पहले शिवराज विजय का प्रकाशन हुआ था। उस समय आपके जो व्यास जी हैं वो जिंदा थे, मतलब जीवन उनका था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब कुछ 1900 की ही बात है, 5 मार्च 1900 एक कहानी है, ध्यान रखिएगा। कब की बात है, तो 5 मार्च 1900 की बात है, ध्यान रखेंगे, 5 मार्च 1900 की बात है। क्लियर हो गया? 5 मार्च 1900 की बात है और इसका बाद में प्रकाशन कब हुआ है, 1901 में हुआ है। शिवराज विजयम का प्रकाशन कब हुआ है, 1901 में, और मैं बात कब की कर रहा हूं, 5 मार्च 1900 में, ठीक है। तो 5 मार्च 1900 में हीरालाल शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, हीरालाल शुक्ल, जिनकी एक कृति है आधुनिक संस्कृत साहित्य। आधुनिक संस्कृत साहित्य उनकी एक कृति है, उसमें उन्होंने कुछ चीज दी है। 5 मार्च 1900 की घटना का उल्लेख किया है उन्होंने, हीरालाल शुक्ल जी ने, किसमें, आधुनिक संस्कृत साहित्य में। उन्होंने क्या कहा है हीरालाल शुक्ल जी ने कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के अच्छे कवि थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी अप्पा शास्त्री को संबोधित करके इस डेट में 5 मार्च 1900 को एक अपना पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक चीज कही थी, एक ध्यान आकृष्ट किया था। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति थे रमेश चंद्र। क्या व्यक्ति थे, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो एक व्यक्ति थे, इनका एक बंगला उपन्यास था। क्या बंगला उपन्यास था, उसका नाम था महाराष्ट्र जीवन प्रभात। क्या नाम था उसका, महाराष्ट्र जीवन प्रभात, ठीक है। तो कौन व्यक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो अपना पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें उन्होंने व्यास जी का ध्यान उस आकृष्ट किया था और उसमें उन्होंने कहा था 5 मार्च 1900 को कि एक कृति है महाराष्ट्र जीवन प्रभात, उसका ही संस्कृत में अनुवाद है शिवराज विजयम, ठीक है। और ये बात व्यास जी ने स्वीकार की थी, बात 1900 की है, ठीक है। और 1901 में ये प्रकाशन हुआ और ये बात भूमिका में से अछूती रह गई, जो कि हम लोगों के सामने ये बात नहीं आती है। लेकिन उस समय प्रचलन भी था संस्कृत में अनुवाद करने का, किसी अन्य भाषा में उत्कृष्ट जो चीज थी। तो महाराष्ट्र जीवन प्रभात में
और हीरालाल शुक्ल जी ने एक और तथ्य दिया है, एक और प्रमाण दिया है कि मोहनलाल जोहरी का एक महाराष्ट्र जीवन प्रभात का ही अंग्रेजी अनुवाद है शिवाजी। ठीक है, महाराष्ट्र जीवन प्रभात का ही अंग्रेजी अनुवाद है शिवाजी। तो हीरालाल शुक्ल जी कहते हैं कि मोहनलाल जोहरी का जो अंग्रेजी अनुवाद शिवाजी है उसके कुछ वाक्य इस संस्कृत का जो शिवराज विजय है इससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। से पता चलता है कि ये अनुवाद किसका है, महाराष्ट्र जीवन प्रभात का है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जीवन प्रभात में ही शिवाजी कथा है और शिवराज विजय भी संस्कृत अनुवाद। तो इसलिए लिखा है कि आधुनिक इतिहासकारों द्वारा इसको रमेश चंद्र बंगला उपन्यास महाराष्ट्र जीवन प्रभात का अनुवाद बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया। तो आपको इसमें इतना नहीं जानना, ये मैंने आपको एक बता दिया है वैसे ही जो फैक्ट था। बाकी आपको पूछ लिया जाएगा कभी कि आधुनिक इतिहासकार महाराष्ट्र जीवन प्रभात की कृति के रूप में, अनुवाद के रूप में किसको देखते हैं, शिवराज विजयम को देखते हैं, या शिवराज विजयम को किसके अनुवाद के रूप में देखते हैं, तो महाराष्ट्र जीवन प्रभात के अनुवाद के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसका लेखन व्यास जी ने हीरानाथ शुक्ल के अनुसार, देखो कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है और यही आपको लगाना है हीरानाथ शुक्ल जी वाला, कि हीरानाथ शुक्ल के अनुसार इसका जो प्रारंभ हुआ था लेखन 1870 से हुआ था। हीरानाथ शुक्ल की कृति है आधुनिक संस्कृत साहित्य। ठीक है ना, तो हीरानाथ शुक्ल के अनुसार इसका जो प्रारंभ हुआ था लेखन वो 1870 ईस्वी से हुआ था और केदारनाथ मिश्र के द्वारा, पंडित केदारनाथ मिश्र के द्वारा 1808, 1 और 3 मतलब 1888 में इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपके सामने डेट 2 आई कि शिवराज विजयम का लेखन कब से प्रारंभ हुआ। शिवराज विजय का लेखन हीरालाल शुक्ल के अनुसार कब प्रारंभ हो रहा है, तो 1870 से हो रहा है और पंडित केदारनाथ मिश्र के द्वारा कब हो रहा है, 1888 से हो रहा है। परीक्षा में आएगा तो आप हीरालाल शुक्ल को प्रमाण मान के आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका विभाजन की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिवराज विजयम का जो विभाजन है वो कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो शिवराज विजय का विभाजन किससे हुआ है, तो 3 विराम है। कितने विराम है, 3 विराम। विराम मतलब क्या होता है, रुकना। ठीक है, ये एक योगार्थ शब्द व्युत्पत्त्यर्थ हो गया। तो विराम का अर्थ क्या हो गया, रुकना। तो 3 विराम है, 3 जगह व्यास जी रुके। अपनी कथा का जो स्ट्रक्चर है उनका 3 जगह है और उन 3 विरामों का भी विभाजन किसमें हुआ है, निश्वासों में हुआ है। श्वास निश्वास, प्रश्वास निश्वास, लेना छोड़ना, निश्वास मतलब छोड़ना। तो इसमें वो और विभाजन देखें तो 3 विरामों का विभाजन किसमें हुआ है, निश्वासों में हुआ है। और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। तो एक निश्वास में कितने, एक विराम में कितने निश्वास, 4, 2 में 8 और 3 विराम में कितने निश्वास हो जाएंगे 4 के हिसाब से, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 + 4 + 4 बराबर 12। तो 12 निश्वास है पूछा गया है। तो इसका विभाजन 3 विरामों जिसको खंड कह सकते हैं, 12 निश्वासों जिसको अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो किसमें विभाजन हुआ है, 3 विराम 12 निश्वास, 3 विराम 12 निश्वास। और पढ़ना क्या है, प्रथम विराम का प्रथम निश्वास। क्लियर है, ठीक है। और व्यास जी की मृत्यु के बाद 1901 में इसका प्रकाशन हुआ। 1900 में इनकी मृत्यु हुई। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन सोमवार को 42 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद 1901 में इसका प्रकाशन हुआ। उससे पहले 1899 वर्ष 1899 1900 में इसका प्रकाशन संस्कृत चंद्रिका नाम की पत्रिका में हुआ था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखो इसकी कुछ चीजें इस थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो इसके लेखक कौन है आपको पता है, पंडित अंबिका दत्त व्यास। लेखक कौन है, अंबिका दत्त व्यास। विधा क्या है इसकी, उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, इतिहास प्रसिद्ध। इसकी जो कथा वस्तु है वो क्या है, इतिहास प्रसिद्ध। विभाजन किसमें हुआ है, 3 विराम में हुआ है, 12 निश्वास में हुआ है। रस पूछ ले जाता है कि शिवराज विजयम का रस क्या है, शिवराज विजयम का रस क्या होगा। तो शिवराज विजय का रस क्या है, वीर रस है। क्या रस है, वीर रस है। शिवराज विजय का पराक्रम, शिवाजी का पराक्रम इसमें दिखाया गया है, तो इसमें वीर रस होगा। ठीक है, इसकी रीति कौन सी है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि शिवराज विजयम की रीति कौन सी है। तो पांचाली रीति है, ये ध्यान रखें। कौन सी रीति है, पांचाली रीति है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो ये मत ध्यान, जैसे शुरुआत जब करते हैं शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की, तो रूपक अलंकार मिलता है, माला रूपक मिलता है। लेकिन शिवराज विजय में कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवराज विजय में कौन सा अलंकार है, क्योंकि बहुत अलंकार है उसमें। लेकिन अंबिका दत्त व्यास जी का जो प्रिय अलंकार है वो विरोधाभास है।
ठीक, ध्यान रखना। तो कभी अंबिका शिवराज विजयम का अलंकार पूछे तब विरोधाभास नहीं लगाना है। अंबिका दत्त व्यास जी का जो प्रिय अलंकार है वो विरोधाभास है, ठीक है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा, गद्य जब पढ़ाएंगे हम लोग, तब जानेंगे कहाँ कौन सा अलंकार है। तो रसवीर है, रीति पांचाली है, और उसके नायक कौन है? शिवाजी। और खलनायक कौन है? औरंगजेब, जिसको आलमगीर भी कहा जाता था। औरंगजेब, ठीक है, ध्यान रखना। तो नायक हो गए शिवाजी। बाकी मैं आपको इस आज की क्लास में हम पात्रों की चर्चा नहीं करेंगे। 20-30 जितने भी पात्र हैं हम लोग आने वाली क्लास में जब कथानक पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार मैंने कथानक लाने का, आगे हम जब कथानक लेके आएंगे उसमें इसलिए कथानक लेके आएंगे उस क्लास में, पूरे शिवराज विजयम का इसलिए कथानक लेके आएंगे कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए, आपके माइंड में एक सेट बन जाए कि कौन सी घटना कैसे हुई है, कौन पात्र था, किसने इस घटना को अंजाम दिया, वहां कौन था, यहाँ कौन था, ये सब रहेगा। तो प्रश्न मैंने जो देखे पीछे पूछे गए वो इस प्रकार के प्रश्न थे, ठीक है। तो ये आपको कहानी से पता चल जाएगा। हम लोग पूरी संपूर्ण शिवराज विजय की कहानी भी देखेंगे आने वाली क्लास में। और क्या देखेंगे? निश्वास की भी, प्रथम निश्वास की भी कहानी देखेंगे, और उसके सभी पात्रों को भी एक बार देखेंगे कि किस पात्र को संस्कृत में, ये हम लोग जानेंगे भी, किस पात्र को उन्होंने संस्कृत में क्या कहा है, किसकी उपाधि क्या थी, किसका रूप लेकर के कौन रहा था, ये भी हम लोग जानेंगे। और कौन विपक्ष के थे, कौन सपक्ष के थे, ये सब हम लोग उसमें जानेंगे, ठीक है। तो इसके नायक ये हैं, शिवाजी हैं। खलनायक जो है वो आपका, और दूसरी बात इसके जो उपनायक कह सकते हो वो रघुवीर सिंह है, हम लोग जानेंगे। अब इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी शिवराज विजय की। देखिए, भारत में मुगलों के साम्राज्य के विरुद्ध आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये सब पता है कि मुगल संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब दिल्ली सल्तनत पे अपना परचम लहराए हुए था, ठीक है। उसने पूरे उत्तर भारत पे विजय प्राप्त कर ली थी। जब उसने दक्षिण में नजर डाली तो वहां पर शिवाजी थे, ठीक है ना। तो भारत में मुगलों के साम्राज्य के विरुद्ध हुए आंदोलनों के प्रतिक्रूप में शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया सशस्त्र संघर्ष, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध वीर शिवाजी ने जो सशस्त्र संघर्ष किया था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बीजापुर दरबार में भेजे गए अफजल खां का वध, इसकी जो मुख्य घटनाएं हैं बीजापुर दरबार में, ये कथानक मैं आज नहीं बताऊंगा, आज बता दूंगा तो आपका क्लाइमैक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल जानेंगे। बीजापुर दरबार में भेजे गए अफजल खां का वध इसमें होता है। यशवंत सिंह से भेंट होती है, रोशन आरा से प्रणय होता है। रोशन आरा औरंगजेब की पुत्री थी। शाइस्ता खां पर आक्रमण छुपकर करते हैं, प्लान के तहत करते हैं। यशवंत को रोक करके शाइस्ता खां पर आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता खां कौन था? तो औरंगजेब का मामा था, ठीक है। जयसिंह से संधि होती है, दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं जयसिंह की संधि के अनुसार, और वहां पर षड्यंत्र से औरंगजेब इनको बंदी बना लेता है, लेकिन ये रघुवीर सिंह की सहायता से वहां से छूट आते हैं, ठीक है। औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाता है। रोगी होने के वहां से छद्मवेश मतलब गुप्त वेश रख करके वहां से निकल जाते हैं, और सतत प्रयास, निरंतर सशस्त्र संघर्ष करते हुए सतारा नगरी जो महाराष्ट्र में है उसको अपनी राजधानी बना करके महाराष्ट्र पर दक्षिण में अपनी राज्य करते हैं। इसी के साथ शिवराज विजय की कहानी का अंत हो जाता है। तो ये मुख्य घटना है, पूरा कथानक हम लोग कल जानेंगे। इस कथा के साथ एक उपकथा भी चलती है जो काल्पनिक कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तो रघुवीर सिंह उस कथा के उपनायक हैं, और नायिका हैं सौवर्णी, जो श्याम सिंह और गौर सिंह बड़े थे, 16 वर्ष के थे, उसके समवयस्क थे श्याम सिंह। तो गौर सिंह और श्याम सिंह के बहन थी सौवर्णी, वो इसकी उपनायिका हैं, और उपनायक हैं आपके रघुवीर सिंह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिवराज विजयम। कल हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं? कल हम देखने वाले हैं कथानक, पूरी कथा वस्तु, शिवराज विजयम की कथा वस्तु देखेंगे, ठीक है। और पात्रों पर नजर डालेंगे और कहानी की कड़ियों को जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब शिवराज विजयम में व्यास जी के पात्रों का कुछ संस्कृतिकरण है। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। औरंगजेब नाम जो था वो मुगल सम्राट जो दिल्ली पर कब्जा किए हुए था, उत्तर भारत में मुगल सम्राट जो था उस समय औरंगजेब था, और उस औरंगजेब का इन्होंने नाम क्या कर दिया है? अवरंगजीव। संस्कृतिकरण किया है पात्रों का, ठीक है, अच्छा नाम दिया है हमारे व्यास जी ने, ठीक है। अवरंगजीव। मुअज्जम जो था, ठीक है, जिसको बाद में बंदी बना लिया गया था, मुअज्जम सेनापति जो था उसको बंदी बना लिया था, फिर रोशन आरा के साथ उसको छोड़ दिया गया था संधि के। तो माया झिन्नू इसको कहा गया है, माया झिन्नू। तानाजी को कहा गया है स्तन्यजीव। रोशन आरा जो औरंगजेब की पुत्री थी उसको कहा गया है रसनारी, अच्छा नाम दिया है। अफजल खां को दिया है अवजल खान, ठीक है, संस्कृतिकरण किया है। रुस्तम जो था उसका नाम किया है रुष्टतम। मुहर्रम एक जो उनके यहाँ त्योहार होता है उसको कहा है मोहरम। रमजान को कहा है रामयानम, कितना अच्छा नाम है। रमजान को क्या कह दिया है?
रामयानम। और जो गोलकुंठा था कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक में, वहां पर उसको क्या कहा गया है? गोलखंडा। तो इस प्रकार से व्यास जी का ये विलक्षणता ही है। ये एक, इसलिए देखो उपन्यास है, उपन्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोवेल। और हिंदी में क्या कहेंगे या संस्कृत में उसको क्या कहेंगे? नवल कथा। क्या कहेंगे? नवल कथा। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने बहुत सी चीज जानी, यहाँ से कई भी प्रश्न, बहुत नई चीज जानी। कुछ लोगों को पता होगा, टीजीटी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को नई चीज पता चली होंगी। तो आप लोग मेरे साथ, हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और आपसे हम वादा करते हैं कि हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो उससे पहले हम लोगों ने अपनी क्लास प्रारंभ कर दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आ जाए तो हम पर ऐसा ना हो कि समय के अभाव में हम लोगों को जल्दबाजी करनी पड़े। तो पूरा कंटेंट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अगली जो क्लास शिवराज देखी जाएगी उसमें हम संपूर्ण शिवराज का कथानक देखेंगे, प्रथम निश्वास की भी कथा देखेंगे, और पात्र परिचय देखेंगे। कभी कभी पात्रों से परिचय पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा माल्यश्री कौन था। ठीक है, माल्यश्री कौन था ये पूछ ले, मुअज्जम कौन था, शाइस्ता का कौन था, ऐसे पूछा सौवर्णी कौन थी, ब्रह्मचारी गुरु कौन थे, योगीराज कौन था, श्याम सिंह कौन था, गौर सिंह कौन था, गौर सिंह बड़ा था या श्याम सिंह बड़ा था। कई प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी पाठ्यक्रम पर, इन सभी चर्चा पर हम लोग कल प्रकाश डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। युवा साधु।